नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो ताजा घटनाक्रम हुआ है वो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन तकरीबन तय हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच मंगलवार को लखनऊ में एक काफी लंबी चर्चा हुई है, जिसके बाद दोनों नेताओं ने ट्वीट कर गठबंधन होने का एक तरह से इशारा कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि जयंत चौधरी गठबंधन में 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सपा 35 सीटें देने को तैयार है। इनमें से कुछ सीटों पर सपा उम्मीदवार आरएलडी के टिकट पर उनके चुनाव निशान हैंडपंप पर मैदान में उतारेंगे। पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में विधानसभा की करीब 100 सीटें हैं और इन सीटों पर 14% जाट वोट है, 22% मुस्लिम वोट है। और वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह के जन्मदिन पर भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल की पार्टियों में गठबंधन नहीं हुआ। इसकी खबर कई दिनों से गर्म थी। अखिलेश के चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि वो झुककर भी गठबंधन को तैयार हैं और अखिलेश कहते हैं कि चाचा को सम्मान मिलेगा और पार्टी से गठबंधन भी होगा। लेकिन इस गठबंधन में क्यों इतनी देरी हो रही है, इसके पीछे की पड़ताल करती है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। हम सब की नेता अखिलेश और शिवपाल ने जो तलवारें खींची थी वे अब म्यान में चली गई हैं, लेकिन बिछड़े चाचा शिवपाल की पार्टी से अलायंस अभी तक नहीं हुआ, जबकि चुनाव सिर पे हैं। सोशल मीडिया पे खबर गर्म थी कि मुलायम की सालगिरह पे होगा, लेकिन ना हो सका। शिवपाल इससे मायूस हैं। आप लोग कहते थे कि भाई वो नहीं मानता है तो तुम ही मान जाओ, तुम ही झुक जाओ, यही तो कहा। मैंने तो सीधे कहते चलो आपकी बात मान ली, मैं तो झुक गया हूं, बन जाए मुख्यमंत्री, यही तो कहा था। लेकिन 2 साल के अंदर अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं और हमने सब शर्तें मान ली, सब शर्तें मान ली, फिर मान लेंगे। अखिलेश यादव खुद भी लगातार कह रहे हैं कि चाचा को पूरा सम्मान देंगे और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। मेरी फोन पे भी बात होती है और मैंने भरोसा दिला दिया है। अभी दिवाली के त्योहार पे मैं गया था, जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनसे भी मैंने कहा कि पूरा सम्मान होगा। शिवपाल यादव ने मनमुटाव के बाद 29 अगस्त 2018 को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 56 सीटें लड़े और सभी हार गए। अखिलेश की शिवपाल से मनमुटाव की एक पुरानी पृष्ठभूमि है। शिवपाल अखिलेश के खिलाफ माने जाने वाले कई लोगों के बहुत करीबी रहे हैं। शिवपाल अमर सिंह और मुलायम की दूसरी पत्नी साधना के नजदीकी रहे हैं। अमर सिंह और साधना यादव पे अखिलेश विरोध का आरोप रहा है। मुलायम से अखिलेश को पार्टी से निकलवाने का आरोप शिवपाल पे है। शिवपाल ने अखिलेश के करीबी लोगों को पार्टी से निकाला था। चचेरे भाई रामगोपाल से शिवपाल की पुरानी अदावत है। शिवपाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रामगोपाल के बेटे को वोट काट के हराया था। रामगोपाल भी शिवपाल के पार्टी में आने के खिलाफ हैं। प्रदेश के सियासी माहौल में ज्यादातर यादव अखिलेश के साथ खड़े नजर आते हैं। सियासत के जानकार कहते हैं कि शिवपाल यादव के अलग चुनाव लड़ने से मैनपुरी, फिरोजाबाद और इटावा की चंद सीटों पे मामूली असर हो सकता है, लेकिन उनको साथ लेने से माहौल अच्छा बनेगा। वैसे तो शिवपाल सिंह यादव का बहुत मजबूत जनाधार नहीं है, लेकिन उनके समाजवादी पार्टी में के साथ आने से इसका फायदा काफी ज्यादा है। कारण क्या है कि माहौल बनता है, कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि परिवार में एकता हो गई है, लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि परिवार भी अब एक हो गया और मजबूती आ गई है। शिवपाल चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दें, लेकिन अखिलेश शायद ऐसा नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि चाचा विलय के बाद फिर से अपने और अपने लोगों के लिए बड़ी हिस्सेदारी मांगे। सियासत के जानकार कहते हैं कि वो आखिर में उनको कुछ सीटें भी देंगे और सरकार बनने पे मंत्री भी बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि पुराने झगड़े फिर से जिंदा हो। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी नोएडा के जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डे के भूमि अधिग्रहण के बाद सैकड़ों किसान जो अपने घर टूट जाने के बाद ठंड में तंबू गाड़कर वहां पर रह रहे हैं। कुछ किसानों को उनके घर गिराए जाने के बाद दूसरी जगह प्लॉट नहीं दिए गए, तो कुछ किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। देखते हैं ये रिपोर्ट। तैयारियां जोरों पर हैं, टूटी सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रशासनिक अमला रंग रोगन में लगा हुआ है। आखिरकार गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जो पहुंच रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह से ठीक 700 मीटर दूर रोही गांव में 45 साल के ओमपाल पिछले 3 साल से पॉलीथीन के तंबू में रह रहे हैं। ना ओमपाल को अब तक मुआवजा मिला है और ना ही भूमि अधिग्रहण कानून के तहत रहने के लिए प्लॉट दिया गया है। काफी ठंड लगती है, 3 साल हो गए हम यहीं पे रहते ऐसे ही। ना ही प्लॉट दे रहे हैं, नहीं हमें जमीन का पैसा मिला, मुआवजा जो ट्रेजरी में जमा 2 साल हो गए हमें फाइल लगाए हुए। क्यों लेट हो रहे? अब ये मालिक ने, ये तो अधिकारियों के हाथ में। दरअसल रोही गांव के सभी घरों को एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद ढा दिया गया था, लेकिन अब तक लगभग 100 किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें या तो मुआवजा नहीं मिला, अगर मुआवजा मिला भी है तो कानून के मुताबिक शहर में रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला। 82 साल के रामस्वरूप भी 1000 गज के अपने पक्के घर को ढहा दिए जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ तंबू बांधकर रहने पर मजबूर हैं। जमीन को मुआवजा जायज ना मिलो, अच्छा, ना ही मकान को मिलो, अच्छा, प्लॉट दियो 90 मीटर, 90 मीटर में हम क्या कर लेंगे? हमें चाहिए, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम चौगने की मांग है। अच्छा, विस्थापन के लिए हमें जमीन चाहिए कवर एरिया की पूरी। रोही गांव से निकलकर हम एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित किए गए नंगला शरीफ गांव पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात 45 साल के हसन मोहम्मद से हुई। हसन मोहम्मद का घर भी 3 साल पहले एयरपोर्ट बनाने के लिए ढहा दिया गया था। तब से वो अपने 4 बच्चों के साथ कंक्रीट के बीच इस तंबू में रहने के लिए मजबूर हैं। हसन को मुआवजा तो मिल गया पर रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में छोटे बच्चों के साथ 6x6 के तंबू में इस साल भी ठंड काटने के लिए मजबूर हैं। हमें 5-5.5 लाख रुपए मिल गए हैं, हमें प्लॉट नहीं मिला, मकान का पैसा नहीं मिला। हम सर यही पड़े झोपड़ी में बना के अपनी में झुग्गी में रहते हैं। अब ये छोटे मोटे बच्चे हैं, अब इनने कहाँ ले जाके पटके हम ले जाके। कागज बिल्कुल तैयार है जी, देख सकते हो आप भी। कागज में कोई कमी हो तो ये लिखत उनकी हाथ की है, कोई मेरे हाथ की नहीं है। नंगला शरीफ गांव के करीब 15 किसान परिवार हैं जो ऐसे तंबू में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ बिजली काट दी गई है और पानी का इंतजाम नहीं है। बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, काट ली, घर फोड़ दिए हमारे, बिजली काट दी। बिजली नहीं है? नहीं है जी। मुआवजा मिला? अभी मुआवजे नहीं मिले। जिन लोगों को 100 गज का प्लॉट मिल गया वो यहाँ अपने जानवरों के लिए रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि 100 गज के प्लॉट में खुद रहें या अपनी गाय भैंसों को रखें। मुझे 50 मीटर का प्लॉट दिया है, उसमें मैं रहूं कि अपने पशु न रखूं, क्या करूं मैं? पशु वहाँ पर हम पाल नहीं सकते। क्यों? बस शर्त लिखी हुई है जी कि आप पशु बकरी भैंस कुछ नहीं पालोगे यहाँ पर। अलग दे दो। अच्छा, हाँ जी, पशु आड़ा। तो कैसे चलाओगे अपना काम? बस जी ये सबसे सिरदर्द बना हुआ मैटर है जी हमारे साथ में। खेड़ा दयानतपुर के रहने वाले 62 साल के अजय प्रताप सिंह लगभग 500 किसानों के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अजय प्रताप का आरोप है कि सरकार ने किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बजाय 2 गुना मुआवजा ही दिया है। पहले इन गांवों को शहरी क्षेत्र दिखाया, फिर तकनीकी खामी बताकर आबादी को ग्रामीण घोषित कर दिया। नियम के मुताबिक अगर जमीन शहरी है तो मुआवजा सर्किल रेट का 2 गुना मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजा 4 गुना देना पड़ता है। ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ जहां ग्रामीण आबादी को ग्रामीण मान लिया जाए और कृषि भूमि को शहरी मान लिया जाए। 2 गुना दिया गया, 4 गुना नहीं दिया। हम ग्रामीण हैं तो हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए। जेवर से बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र सिंह मानते हैं कि अधिग्रहण में जल्दीबाजी हुई है, जिस वजह से किसानों को सही मुआवजा और निवास नहीं मिल पाया है। किसानों को जो विस्थापन हुआ है उसमें समय की और आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता था संबंधित कंपनी से कि कब तक उन्हें जमीन को दिया जाना,
उसलिए किसान भाइयों को दिक्कत तो हुई है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठकर हम उनकी दिक्कतों का समाधान कराने के लिए समय समय पर बैठकें करते हैं। गुरुवार को यहाँ बड़ी रैली होगी। बीजेपी सरकार बताएगी कि कैसे यहाँ चमकता एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन सच ये भी है कि जिन किसानों की जमीन पर ये दावे किए जा रहे हैं, वो अपने घर उजड़ जाने के बाद तंबुओं में रहने पर मजबूर हैं। कोई यहाँ इस बात से नाराज नहीं है कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। सब खुश हैं कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, इलाके का विकास हो रहा है। बस इनका कहना है कि सभी को सही समय पर मुआवजा मिल जाए, प्लॉट मिल जाए और जो कानून के मुताबिक है उसके तहत सब कुछ किया जाए। उनको कोई समस्या नहीं है। अभी भी सैकड़ों परिवार यहाँ पर तंबुओं में रह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनको प्लॉट मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, ताकि वो यहाँ से चले जाएं और अपने जानवरों को भी ले जाएं, क्योंकि ये सब जानवरों पर निर्भर हैं, दूध का काम करते हैं। अगर जानवर नहीं रख सकते तो उनके लिए घर किस काम का। सहयोगी मोहम्मद मुर्शिदीन के साथ जेवर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। टमाटर के दामों की अगर बात करें तो 100 रुपए प्रति किलो के पार जा चुके हैं। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टमाटर की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह पिछले कई दिनों से टमाटर के उत्पादक राज्यों में भारी बरसात का होना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक टमाटर के बड़े उत्पादक राज्य हैं और बारिश का असर इनसे दामों पर देखने को मिल रहा है। चेन्नई में टमाटर 140 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में भी टमाटर के दाम 100 रुपए के पार हैं। अभी मैं हर एक मार्केट पर देख रहा है तो टमाटर और वेजिटेबल का प्राइस 100 के ऊपर चल रहा है। टमाटर स्पेशली अभी 100 रुपये के ऊपर चल रहा है और अभी गरीब लोग को ये चना के लिए वो टमाटर परचेज के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। मार्केट में बहुत कम टोमेटो आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका रेट है 109 रुपीज़। अगर टॉप ग्रेड की टोमेटो की बात करेंगे तो वो 150 रुपये किलो तक बिक रहा है। ये इसलिए कि आंध्र प्रदेश जो टोमेटो का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ पर बहुत बड़ी बारिश हुई है और चित्तूर और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से बहुत सारा टोमेटो उगाया जाता है, वहाँ पर भी क्रॉप की बहुत लॉस है और इसलिए मार्केट्स में अराइवल्स बहुत कम है। टोमेटो तो बहुत ज़रूरी है हर सब्जी के लिए। बगैर टमाटो के तो कोई सब्जी बन नहीं सकती, तो इसलिए टमाटर बहुत जरूरी। बाकी दूसरी सब्जी हम अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसको अवॉइड नहीं कर सकते। टमाटर ही नहीं, हर सब्जी जैसे मुंह चिढ़ा रही है। वेणु एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी है। उनके पति की महीने की कमाई महज 15,000 रुपए है। आजकल सभी सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। अभी तो टमाटर सब 100 रुपया नजीक में हो जाते हैं। दाल, तेल सब 100 रुपया से भी ज़्यादा ही है। हम लोग बीच में रहने वाला सबको ये कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। 3,500 आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का मदनपल्ली एशिया में टमाटर का सबसे बड़ा थोक बाजार है। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश ने फसलों को भयानक नुकसान पहुंचाया है। नतीजा ये है कि मदनपल्ली में टमाटर की जो क्रेट 600 रुपए में बिकती थी, वो अब 3,000 रुपए में बिक रही है। ये दाम ग्राहकों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इससे किसानों को कुछ राहत मिली है, जिनकी काफी फसल बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। हम खुश हैं कि आखिरकार हमें सही दाम मिल रहा है। कुछ महीने पहले मैंने 3 एकड़ में टमाटर उगाए और 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस बार बारिश की वजह से सिर्फ 40% फसल ही बची है। मदनपल्ली थोक बाजार से टमाटर देश के सभी राज्यों और देश के बाहर भी भेजे जाते हैं, इसलिए इन बड़े दामों का असर पूरे देश पर दिख रहा है। कम ले रहा है। जो 1 किलो लेने वाले वो आधा किलो में अभी सब बोलते हैं कि बस हो गया, आधा किलो अभी उसमें यूज करेंगे। टोमेटो ही नहीं रहेंगे तो खाने में कुछ टेस्ट ही नहीं रहता है। इतना महंगा टोमेटो मार्केट में अगर मिल जाएंगे तो हम लोग को मतलब बहुत परेशानी हो रही है। टोमेटो हम लोग तो अब जब महंगा हो रहा है तो नहीं ले रहे हैं, बिना टोमेटो के चला रहे हैं। सब्जी का दाम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा कम लेने पड़ेगा। संसार चलाने के लिए क्या करेगा। कारोबारियों का कहना है कि बारिश ने दक्षिण भारत के सभी राज्यों में टमाटर की फसल का नुकसान किया है, इसलिए ग्राहकों को दामों में जल्द राहत मिलने के आसार कम है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।